हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मा एड। जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, जनरल इंट्रोडक्शन दिया था कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, सिस्टोलिक डायस्टोलिक क्या होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर की रेंज क्या होती है, ब्लड प्रेशर जो है कहाँ से अराइज होता है, किस में मेज़र किया जाता है, आर्टरीज में मेज़र किया जाता है, राइट बेसिकली, और लेफ्ट आर्म की आर्टरी में मेज़र किया जाता है। और ये प्रेशर कहाँ से अराइज होता है, हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल में कितना प्रेशर लग रहा है उसी को हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर, राइट। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि ब्लड प्रेशर यानी कि अगर वो इंक्रीज्ड कंडीशन है, दैट इज कॉल्ड, उसी को हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या कॉजेज क्या हैं हाइपरटेंशन के, क्या क्या रीजंस हैं जिससे हाइपरटेंशन अराइज होता है। सबसे पहला रीजन है सेंट्रली एक्टिंग सिंपैथोलाइटिक्स। हम सबको डिटेल में समझेंगे, जहां आपको अगर पता चल जाएगा क्या कॉजेज हैं हाइपरटेंशन के, कैसे हाइपरटेंशन हो रहा है, तब आपको समझ में आ जाएगा कि जो हमारी ड्रग्स हैं वो किस मैकेनिज्म पे काम, आपके लिए तब मैकेनिज्म समझना काफ़ी इजी हो जाएगा। अगर आपको किसी भी डिजीज़ की पैथोफिजियोलॉजी पता चल गई या आपको ये पता चल गया कि डिजीज़ का कॉज क्या है, तो आपके लिए किसी भी ड्रग का मैकेनिज्म समझना बहुत ईजी हो जाएगा। दैट हमें सबसे पहले क्या समझना चाहिए, क्या रूट कॉज है। रूट कॉज पता चल जाएगा तो हम ड्रग के मैकेनिज्म को ऑटोमेटिकली समझ लेते हैं। सबसे पहला कॉज है हाइपरटेंशन का सेंट्रली एक्टिंग सिंपैथोलाइटिक्स। ओके, दूसरा होता है हमारा रेनिन एंजियोटेंसिनोजन सिस्टम। ठीक है, तीसरा होता है हमारा इंक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम। फोर्थ है हमारा प्लेक फॉर्मेशन इन कोरोनरी आर्टरीज। इनको बहुत ध्यान से समझिएगा आप, एक दूसरे से लिंकअप हैं ये सारे। सबसे पहला है हमारा सेंट्रली एक्टिंग सिंपैथोलाइटिक्स, दूसरा हमने समझा रेनिन एंजियोटेंसिनोजन सिस्टम, तीसरा है इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, फोर्थ है हमारा प्लेक फॉर्मेशन इन कोरोनरी आर्टरीज। अच्छा, तो मैं ये भी बता दूं कि यहाँ जो मैंने कॉजेज लिखे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं कॉजेज की वजह से हाइपरटेंशन हो सकता है। हाइपरटेंशन कुछ कॉजेज अभी तक अननोन है, राइट। हम अभी ये भी नहीं जस्टिफाई कर सकते कि यही रीजंस हैं हाइपरटेंशन होने के। कभी कभी कुछ अननोन रीजन से भी हाइपरटेंशन हो जाता है, एंड हाइपरटेंशन के कॉजेज पे हम एक पूरी बुक लिख सकते हैं। यहाँ पे जनरलाइज्ड हैं हमारे कॉजेज हाइपरटेंशन के, जिसपे हमारी जो ड्रग्स हैं वो काम कर रही हैं, राइट। सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रली एक्टिंग सिंपैथोलाइटिक्स की। क्या मतलब है इसका? सिंपैथोलाइटिक्स का मतलब क्या है? यहाँ पे जो है हमारा सिंपैथोलाइटिक्स नहीं, सेंट्रली एक्टिंग सिंपैथोमाइमेटिक्स होगा। सिंपैथोमाइमेटिक्स, लाइटिक्स नहीं। लाइटिक्स तो जो ड्रग्स होती हैं जो उनको इनहिबिट करेंगी, माइमेटिक्स मतलब वो जैसा एक्शन देती हैं। सिंपैथोमाइमेटिक्स होते क्या है? हमारे हमेशा एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स को ही हम बोलते हैं क्या? सिंपैथोमाइमेटिक्स। जैसे एड्रेनलिन, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, ये दो तरीके के हमारे सिंपैथोमाइमेटिक क्या हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर है, जाहिर सी बात है ये किसी न्यूरॉन पे जाके बाइंड करते होंगे, और इनके लिए पर्टिकुलरली कोई रिसेप्टर होगा, यानी कि अल्फा रिसेप्टर्स एंड बीटा रिसेप्टर। ये भी अल्फा में अल्फा 1 एंड अल्फा 2 होते हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 एंड बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3। ये इस तरीके से हमारे ये हमारे क्या होते हैं? सिंपैथोमाइमेटिक रिसेप्टर, या आप बोल सकते हैं कि एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। अब मैं ये यहाँ पे क्यों पढ़ा रही हूँ? आप ये सोचेंगे कि ये तो भाई सिंपैथोमाइमेटिक्स ड्रग्स का है, सिंपैथोलाइटिक ड्रग्स का है, ये यहाँ पे क्या इनका रोल है? एक्चुअली में इनका बहुत ज़्यादा रोल है। आपने हाइपरटेंसिव के ड्रग्स बीटा ब्लॉकर सुना होगा, अल्फा ब्लॉकर सुना होगा, उसी का रोल है यहाँ पे। ये जो हमारे एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, इनके लिए ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये अलग अलग लोकेशन पे होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि हार्ट
ठीक है। तो हार्ट पे हमारे कौन से रिसेप्टर पाए जाते हैं? बीटा 1 रिसेप्टर। ठीक है, बीटा 1 रिसेप्टर कैसा रिसेप्टर है? एड्रिनर्जिक रिसेप्टर है, राइट। अब इस एड्रिनर्जिक रिसेप्टर से जाहिर सी बात है कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करेगा? एड्रेनलिन और एड्रेनलिन, ये क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब इस बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर से जब एड्रेनलिन बाइंड करेगा तो ये क्या करता है? क्या करता है? इट इंक्रीजेस द हार्ट रेट, यानी कि हार्ट रेट को इंक्रीज करने में इस एड्रेनलिन का और इस एड्रेनर्जिक रिसेप्टर का रोल है। और इसी एड्रेनलिन और एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को हम बोलते हैं सेंट्रली एक्टिंग सिंपैथोमाइमेटिक्स। यानी कि सिंपैथोमाइमेटिक्स मतलब ये एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन ये हमारे क्या करते हैं कि जहाँ जहाँ अब ये अल्फा रिसेप्टर बीटा, अब ये अल्फा रिसेप्टर हमारे कहाँ पाए जाते हैं? ब्लड वेसल्स में। ये कहाँ पाए जाएंगे? ब्लड वेसल्स में। यहाँ लिख देती हूँ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में हमारे अल्फा रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, अल्फा 1, ठीक है। एंड इस अल्फा 1 रिसेप्टर से हमारा जब एड्रेनलिन बाइंड करेगा तो क्या करता है? वैसो कंस्ट्रिक्शन करता है। वैसो कंस्ट्रिक्शन का मतलब समझते हैं ना कि ये ब्लड वेसल है, ठीक है, नॉर्मल है। वैसो कंस्ट्रिक्शन का मतलब कि ब्लड वेसल्स का कंस्ट्रिक्ट हो जाना, ये कंस्ट्रिक्टेड है, ये वैसो कंस्ट्रिक्शन है, ये नॉर्मल है। तो यानी कि अपना जो एरिया है उसका नैरो हो जाना, दैट इज कॉल्ड वैसो कंस्ट्रिक्शन। सो अब आप ये देख रहे हैं कि ये जो हमारे सिंपैथोमाइमेटिक्स हैं या ये हमारे एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ये इस एड्रेनर्जिक रिसेप्टर से जो अलग अलग लोकेशन पे हैं, जैसे कि ब्लड वेसल पे अल्फा, हार्ट पे बीटा 1, ये क्या करते हैं? हार्ट रेट को इंक्रीज कर रहे हैं एंड वैसो कंस्ट्रिक्शन कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है अगर हार्ट रेट इंक्रीज होगी तो जाहिर सी बात है ब्लड प्रेशर हमेशा इंक्रीज्ड होगा, राइट। अब हार्ट रेट इंक्रीज्ड होने का और वैसो कंस्ट्रिक्शन होने का ब्लड प्रेशर से क्या रिलेशन है, यहां पे भी समझाती हूँ एक चीज। देखिए, अगर हार्ट रेट इंक्रीज होगी, ठीक है, हार्ट रेट अगर इंक्रीज होगी, इट मीन्स कि हमारा जो हार्ट है, रेट इंक्रीज होने का मतलब कि कोई जो हार्ट है वो ज़्यादा काम कर रहा है। उसका ज़्यादा काम करने का मतलब कि वो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ज़्यादा रिलैक्स हो रहा है, ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ज़्यादा रिलैक्स हो रहा है। अगर हम ही हैं, हम बहुत ज़्यादा अगर काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम एक टाइम बाद थक जाएंगे, राइट। सो सेम वही कंडीशन है कि अगर हार्ट रेट बहुत ज़्यादा टाइम तक इंक्रीज रही, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा टाइम तक इंक्रीज रहेगा तो हार्ट फेलियर के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। ये तो चलो हार्ट फेलियर है। ब्लड प्रेशर क्या रिलेशन है? जितना ज़्यादा इंक्रीज हार्ट रहता है उतना ही ज़्यादा इंक्रीज आर्टीरियल लोड रहता है, जिसको हम बोलते हैं आफ्टर लोड। जिसको हम बोलते हैं आफ्टर लोड। मतलब कि सपोज ये हार्ट है, ठीक है, और इसका हार्ट रेट ये अब बहुत इंक्रीज्ड हार्ट रेट से ब्लड को पंप कर रहा है, राइट। तो अब जब इंक्रीज हार्ट रेट से, इंक्रीज रेट से अगर ब्लड को पंप करेगा तो जाहिर सी बात है कि आर्टरीज में जो प्रेशर जाएगा, आर्टरीज में जो ब्लड जाएगा उसमें भी प्रेशर इंक्रीज होगा। ये हार्ट अगर हाई रेट से काम कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि उतने ही हाई रेट से ये ब्लड कैपिलरीज में ब्लड को भेज रहा होगा। अब ब्लड कैपिलरीज में भी ब्लड प्रेशर, जो ब्लड है वो हाई रेट से जाएगा तो जाहिर सी बात है कि ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। समझे बात को? ये मेन रीजन है कि हार्ट रेट अगर इंक्रीज होगा तो आफ्टर लोड, यानी कि हार्ट से निकलने वाला जो ब्लड जो आर्टरीज में जाएगा उनमें हमेशा प्रेशर जो है वो इंक्रीज रहेगा, क्योंकि जितना हार्ट रेट इंक्रीज होगा उतना ही आफ्टर लोड इंक्रीज होगा और उतना ही हार्ट रेट उतना ही ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, राइट। तो ये हमने समझा कि हार्ट रेट इंक्रीज होने से क्या होगा? ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, या आप बोल सकते हैं हाइपरटेंशन होगा। इसीलिए हमारे अगर अल्फा बीटा रिसेप्टर्स किस लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? इंक्रीज हार्ट रेट के लिए, राइट। अब बात करते हैं कि वैसो कंस्ट्रिक्शन का ब्लड प्रेशर का क्या रोल है? वैसो कंस्ट्रिक्शन का ब्लड प्रेशर में क्या रोल है? एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल ये लीजिए कि कोई पाइप है, ठीक है। जनरली इसमें जो वाटर फ्लो हो रहा है वो नॉर्मल प्रेशर से फ्लो हो रहा है। अगर हम इस पाइप के एरिया को नैरो कर दें तो इसमें फ्लो होने वाला वाटर तो चेंज नहीं होगा। क्या होगा?
उस कंडीशन में जो वाटर है उसको एरिया नैरो मिलने की वजह से वो जो ब्लड कैपिलरीज है उस पे उनकी वॉल पे प्रेशर जो है ज़्यादा लगाएगा। मतलब कि पाइप पे अब प्रेशर ज़्यादा लग रहा है क्योंकि एरिया नैरो हो गया। कंस्ट्रिक्शन का मतलब ही है कि कंस्ट्रिक्ट हो जाना, नैरो में हो जाना, और वैसो कंस्ट्रिक्शन का मतलब है कि नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल। तो ब्लड वेसल अगर नैरो हो जाएगी तो उसमें फ्लो होने वाला जो ब्लड है वो उस ब्लड कैपिलरीज की वॉल्स पे प्रेशर भी तो ज़्यादा लगाएगा ना, क्योंकि उसको एरिया कम मिल रहा है, धक्का मुक्की हो रही है, जगह नहीं मिल रही जाने की, तो भाई प्रेशर ज़्यादा लगेगा। प्रेशर ज़्यादा लगेगा तो भाई ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। और मैंने क्या बताया, ब्लड प्रेशर क्या है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज, की अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो भाई जाहिर सी बात है कि ब्लड का जो प्रेशर है इन वॉल्स ऑफ कैपिलरीज पे वो बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात ये है। सो वैसो कंस्ट्रिक्शन भी ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। तो हमने देखा कि सेंट्रली एक्टिंग सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग्स यानी कि सेंट्रली रिलीज होती हैं एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन, ये एक तरह के हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो कि रिलीज होकर के अपने किस रिसेप्टर्स पे, अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर पे जाके बाइंड करते हैं, जो कि अलग अलग लोकेशन पे हैं। बीटा रिसेप्टर हमारे हार्ट में पाए जाते हैं, बीटा 1, ठीक है, बीटा 2 हमारा ब्रोंकाई में पाया जाता है, राइट। एंड अल्फा 1 रिसेप्टर हमारा कहाँ पाया जाता है? ये हमारा ब्लड वेसल में पाया जाता है। अल्फा 2 कहाँ पाया जाता है? ये हमारी प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में पाया जाता है, प्री सिनेप्टिक एड्रेनर्जिक न्यूरॉन में, एड्रेनर्जिक न्यूरॉन में। सो इस तरीके से जो हमारे सिंपैथोमाइमेटिक न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, राइट। ये हमारा फर्स्ट कॉज हुआ कि क्यों सेंट्रली एक्टिंग सिंपैथोमाइमेटिक्स ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट, दैट इज अ रेनिन एंजियोटेंसिनोजन सिस्टम पे। रेनिन एंजियोटेंसिनोजन सिस्टम ये बहुत फेमस सिस्टम है और इस पे हमारी ड्रग्स भी काम करती है, रास इनहिबिटर, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन सिस्टम इनहिबिटर्स, ठीक है। हमको पहले समझना होगा कि मेन मैकेनिज्म क्या है, फिर हम देख लेंगे कि ड्रग्स किस पे काम करती हैं। सो रेनिन एंजियोटेंसिनोजन सिस्टम में क्या होता है कि लीवर जो होता है हमारा, लीवर से एक इनएक्टिव पेप्टाइड रिलीज होता है, एक तरह से प्रोटीन है, प्रोटीन का हार्मोन है, उसका नाम है एंजियोटेंसिनोजन, एंजियोटेंसिनोजन, ठीक है। और ये क्या है? एक इनएक्टिव फॉर्म है, ये एक्टिव नहीं है, ये क्या है? एक इनएक्टिव। इस इनएक्टिव को एक्टिव में कौन कन्वर्ट करता है? एक्टिव फॉर्म क्या है? एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिन, ठीक है। अब एंजियोटेंसिन जो है अब ये क्या है हमारा? इनएक्टिव। सो इस इनएक्टिव को एक्टिव में कन्वर्ट करता है रेनिन। रेनिन हमारा कहाँ से रिलीज होता है? ये होता है रिलीज किडनी से। ये भी एक तरह का हार्मोन है जो किडनी के डीसीटी से रिलीज होता है। अब ये एंजियोटेंसिन क्या? एक एक्टिव फॉर्म है, एक्टिव फॉर्म। अब ये एंजियोटेंसिन कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 2 में, एंजियोटेंसिन, ये क्या है? एंजियोटेंसिन 1 है और ये कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 2 में। लेकिन एंजियोटेंसिन 2 में कैसे कन्वर्ट होता है? यहाँ पे भी एक एंजाइम है जिसका नाम है एंजियोटेंसिन, इसका नाम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। मतलब ये जो एंजाइम है ना, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, इस एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है, राइट। यानी कि अब जो हमारे लिए मेन है वो है ये एंजियोटेंसिन 2। अब ये एंजियोटेंसिन 2 दो तरीके से काम करता है। पहला कि ये ब्लड वेसल्स की वॉल पे काम करता है, राइट, ब्लड वेसल्स की वॉल्स पे, एंड उनका वैसो कंस्ट्रिक्शन करता है,
वैसो कंस्ट्रिक्शन, वैसो कंस्ट्रिक्शन होगा तो मैंने बताया कि ब्लड वेसल्स का अगर कंस्ट्रिक्शन होगा तो जाहिर सी बात है ब्लड प्रेशर क्या होगा, अराइज होगा, राइट। सेम उसी के जस्ट अपोजिट ये एंजियोटेंसिन 2 एक और चीज पे काम करता है, वो है हमारा एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड पे ये क्या काम करता है, ये एड्रिनल ग्लैंड को प्रमोट करता है टू रिलीज ADH। ये एंजियोटेंसिन 2 एड्रिनल ग्लैंड पे काम करता है एंड प्रमोट करता है किसको, एड्रिनल ग्लैंड में एक हमारे जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड उसको एक्टिवेट करता है। एड्रिनल ग्लैंड में हमारे प्रमोट मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स क्या करते हैं, हमेशा ADH को रिलीज करते हैं। क्या होता है ये ADH, अब इसको समझिए। ADH का मतलब है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। डायूरेटिक का मतलब होता है प्रमोट यूरिनेशन। एंटी डायूरेटिक का मतलब होता है यूरिनेशन को प्रमोट नहीं करना है, बॉडी में वाटर को कंजर्व करके रखना है। यानी कि ये जो हार्मोन है ये बॉडी में वाटर को कंजर्व करके रखने का काम करेगा। और इसको कौन प्रमोट कर रहा है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड को कौन प्रमोट कर रहा है, एड्रिनल ग्लैंड को कौन प्रमोट कर रहा है, एंजियोटेंसिन 2। इसका रोल क्या है, इसका रोल ध्यान से समझिएगा। एंटी डायूरेटिक क्या करता है, बॉडी में सोडियम के लेवल को, इनफैक्ट आप ये बोल सकते हैं सोडियम के लेवल को कंजर्व करता है। सोडियम का लेवल अगर कंजर्व, यानी कि बॉडी में सोडियम को प्रिवेंट करता है कि बॉडी में सोडियम रहे, वो बॉडी से बाहर ना जाए। मिनरलोकॉर्टिकॉइड का मेन रोल यही है कि ये बॉडी में सोडियम का रिटेंशन करता है, इसीलिए इसको मिनरलोकॉर्टिकॉइड बोलते हैं। रिटेंशन करेगा तो क्या होगा कि बॉडी में अगर सोडियम रहेगा, सोडियम को फॉलो कौन करता है, वाटर। अगर बॉडी में सोडियम रहा तो जाहिर सी बात है बॉडी में वाटर भी रहेगा। अब यहाँ पे रोल देखिए कि अगर बॉडी में सोडियम रहा तो सोडियम का रिटेंशन होगा, तो जाहिर सी बात है बॉडी से वाटर का भी रिटेंशन होगा, यानी वाटर भी बॉडी से बाहर नहीं जाएगा, यानी यूरिन के थ्रू वाटर भी एक्सक्रिएट आउट नहीं होगा। अगर सोडियम का लेवल कंजर्व होगा तो वाटर का भी रिटेंशन होगा। अब ये वाटर का लेवल अगर रिटेंट हुआ तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ब्लड, अब ये वाटर कहाँ जाएगा, जाहिर सी बात है ये वाटर अब ब्लड वॉल्यूम में जाएगा। समझ रहे हैं, मतलब कि अगर सोडियम का रिटेंशन, तो सोडियम को फॉलो किया किसने, वाटर ने। और वाटर अगर बॉडी में रहा तो वाटर किस में जाके मिल जाएगा, ब्लड में, ठीक है। और जब ब्लड में मिल जाएगा तो ये ब्लड वॉल्यूम को बढ़ा देगा। तो ब्लड वॉल्यूम अगर बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि ब्लड कैपिलरीज पे लगने वाला प्रेशर भी बढ़ जाएगा और ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। वो डीप कॉन्सेप्ट है इसका, ध्यान से समझना है आपको। देखिए शुरू से समझाती हूँ। एंजियोटेंसिनोजन क्या है, एक इनएक्टिव पेप्टाइड है जो कहाँ से रिलीज होता है, लीवर से। अब इस इनएक्टिव को कन्वर्ट कौन करता है, रेनिन। रेनिन क्या करता है, कहाँ से रिलीज होता है, किडनी से। अब ये रेनिन एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है जो कि एक्टिव फॉर्म है। अब ये एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 2 में। एंजियोटेंसिन 2 किसकी प्रेजेंस में, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ठीक है। एंजियोटेंसिनोजन भी आप बोल सकते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की प्रेजेंस में ये एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है। अब ये एंजियोटेंसिन 2 दो चीज़ों पे काम करता है। पहला तो ब्लड वेसल्स पे काम करेगा, ब्लड वेसल्स की वॉल्स का वैसो कंस्ट्रिक्शन करेगा, यानी कि उनको नैरो कर देगा तो जाहिर सी बात है ब्लड प्रेशर जो है इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा कि ये एड्रिनल ग्लैंड पे काम करेगा, तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एक तरह के हमारे हार्मोन्स हैं, ठीक है, आप उनको बोल सकते हैं, और उनको प्रमोट करेगा। अगर मिनरलोकॉर्टिकॉइड प्रमोट हुआ तो वो क्या करता है, सोडियम का रिटेंशन करता है बॉडी में, या ADH हार्मोन को रिटेन करता है। तो ADH हार्मोन अगर रिलीज होगा तो बॉडी में सोडियम का रिटेंशन बढ़ेगा, बॉडी में सोडियम कंजर्व होगा। और अगर सोडियम कंजर्व होगा तो वाटर उसको फॉलो करेगा, बॉडी में वाटर का भी कंजर्वेशन हो जाएगा, रिटेंशन हो जाएगा। अगर बॉडी में वाटर का रिजर्वेशन हो जाएगा, बॉडी में अगर वाटर का रिटेंशन होगा तो जाहिर सी बात है कि वाटर ब्लड वॉल्यूम बढ़ाएगा, और ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो मेन बात यह है कि इस सिस्टम ने
यहाँ पे इनडायरेक्टली ब्लड प्रेशर को इंक्रीज किया। सो इसीलिए जो हमारी ड्रग्स बनी है हाइपरटेंशन की, वो एक रेनिन इनहिबिटर है, यानी कि रेनिन को यहाँ पे ब्लॉक करेंगी, और एक एस इनहिबिटर है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को ही ब्लॉक कर देंगे, यानी कि या तो मामला यहाँ खत्म या मामला यहाँ खत्म, यहाँ तक आने की ही ज़रूरत नहीं है, ब्लड प्रेशर को अराइज ही नहीं होने देते हैं। सो ये हमारा दूसरा कॉज हुआ जो हमारा रास सिस्टम पे बेस्ड था। तीसरा हम बात करते हैं हमारे ब्लड वॉल्यूम का। अच्छा, ब्लड वॉल्यूम का कंसेप्ट मैंने आपको यहीं समझा दिया, एक बार फिर से समझाती हूँ। इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, इंक्रीज ब्लड प्रेशर। पहले ये देखते हैं कि इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम कैसे होता है। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जिन लोगों को किडनी का प्रॉब्लम होता है उनको ब्लड प्रेशर का भी प्रॉब्लम होता है। ऐसा क्यों होता है? इसका रीज़न क्या है कि जब किडनी फेलियर होता है, किडनी की कोई प्रॉब्लम, इट मीन्स कि किडनी फंक्शन अच्छे से नहीं कर रही है। फंक्शन अगर अच्छे से वो नहीं कर रही है तो उस कंडीशन में रीएब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस का रीएब्जॉर्प्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब ये रीएब्जॉर्प्शन क्या है? किडनी में आयंस रीएब्जॉर्प्शन ज़्यादा, जो यानी कि क्या होता है कि 65% 75% या जितना भी आयंस होता है वो बॉडी में रीएब्जॉर्ब हो जाता है, बाकी के सारा जो है किडनी के थ्रू या यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो जब रीएब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा आयंस का, यानी कि बॉडी किडनी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आयंस को एब्जॉर्ब कर रही है, एक्सक्रिएट आउट नहीं कर रही है, तो उस कंडीशन में अगर आयंस होंगे या सोडियम होगा तो जाहिर सी बात है कि जहाँ सोडियम वहाँ वाटर, सिंपल सी बात है। तो बॉडी में वाटर का रिटेंशन भी बढ़ जाता है, वाटर रिटेंशन, ठीक है। वाटर रिटेंशन अगर बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है वो वाटर कहाँ जाएगा? ब्लड में, ब्लड वॉल्यूम, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो अराइज होता है। ब्लड वॉल्यूम ब्लड प्रेशर कैसे करता है? भाई देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा ब्लड का, उतना ही ज़्यादा ब्लड कैपिलरीज पे लगने वाला प्रेशर भी बढ़ जाएगा। जितना ज़्यादा वाटर होगा, जितना ज़्यादा होगा, उतना ही पाइप की वॉल पे प्रेशर ज़्यादा लगेगा। तो सेम वही कंसेप्ट है कि ब्लड वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा उतना ही ब्लड कैपिलरीज पे लगने वाला प्रेशर भी बढ़ जाएगा। इसलिए ब्लड वॉल्यूम लीड्स टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर। ओके, तो थर्ड ये रीज़न था। अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट कॉजेज की, दैट इज अ प्लेग। फोर्थ हमारा रीज़न है प्लेग फॉर्मेशन। प्लेग फॉर्मेशन का मतलब क्या है? देखिए, क्या होता है कि जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं ना, जो हार्ट को ब्लड लेकर के जा रही हैं, ये हार्ट है, तो यहाँ पे ये इस हार्ट को ये जो ब्लड लेकर के जा रही हैं कोरोनरी आर्टरीज, इनको हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरीज। इन कोरोनरी आर्टरीज में क्या होता है कि हम जो भी हम फैट खाते हैं, जो भी हम कोलेस्ट्रॉल इनटेक हम करते हैं, एक्चुअली में एक टाइम के बाद इसमें जो एक एलडीएल होता है, वो मैं हाइपरलिपिडेमिक एजेंट्स में भी समझाऊंगी, हाइपोलिपिडेमिक एजेंट्स में, कि वो एलडीएल एक तरह का लिपिड होता है और वो ब्लड के साथ फ्लोट होते होते क्योंकि वो सेटल डाउन नहीं होता, वो ब्लड के साथ फ्लो होते होते और ब्लड की ही वॉल्स में आकर के, कोरोनरी आर्टरीज में आकर के डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है इस तरीके से, ठीक है। ये इनकी वॉल्स में आकर के स्टिक हो जाती है, लिपिड होता है, तो ये ब्लड क्या कोरोनरी आर्टरीज की वॉल्स में आकर के स्टिक होना शुरू हो जाता है। तो अब जाहिर सी बात है, जितना ज़्यादा ये स्टिक होगा उतना ही नैरो हमारे ब्लड वेसल्स के लिए एरिया हो जाएगा। मतलब कि ये जो लिपिड है ये कोरोनरी आर्टरीज में आकर के उनकी वॉल्स पे आकर डिपॉजिट हो गया। जब डिपॉजिट हो गया तो जाहिर सी बात है कि जो ब्लड है उसको फ्लो होने का रास्ता कम हो जाएगा, ठीक है। तो वो अगर ब्लड फ्लो होने का रास्ता कम हो जाएगा तो पेरीफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे मैंने एक टर्म इंक्लूड किया, पेरीफेरल रेजिस्टेंस। पेरीफेरल रेजिस्टेंस क्या होता है ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी। तो ये पेरीफेरल रेजिस्टेंस जो है ये इंक्रीज हो जाने की वजह से, यानी कि ब्लड को एक नैरो एरिया मिलेगा, एंड नैरो एरिया मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि जितना भी एरिया मिलेगा उतने ही एरिया पे प्रेशर ज़्यादा लगने लगेगा। भाई जाहिर सी बात है, अगर कोई रास्ता अगर पतला है तो अब लोग वहाँ पे बहुत ज़ोर से अगर जाएंगे तो धक्का मुक्की होगा, ठीक है। तो सेम वही है कि अगर
एरिया नैरो हो जाएगा तो जो ब्लड जा रहा है वो उस पे ब्लड की वॉल्स पे ब्लड कैपिलरी की वॉल्स पे प्रेशर भी ज़्यादा लगाएगा, ठीक है। एंड दिस इज द रीज़न कि ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ओके सो इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में इसलिए नहीं समझा रही हूँ क्योंकि ये हमारा कंसेप्ट एक तरह से हाइपोलिपिडेमिक एजेंट्स में भी है, ठीक है। थोड़ा सा मैं वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी इसको। सो आपको इतना याद रखना है कि जो ये इसी को हम बोलते हैं प्लेग फॉर्मेशन, ठीक है। ये प्लेग फॉर्मेशन भी हो जाता है तो ब्लड कैपिलरीज जो हैं वो उनको प्लेग फॉर्मेशन भी हो जाता है तो जो हमारी कोरोनरी आर्टरीज हैं उनका एरिया नैरो हो जाता है। नैरो हो जाने की वजह से जो ब्लड है उसको फ्लो होने के लिए रास्ता कम मिलता है एंड दैट इज़ वाई ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ओके सो दीज आर द सम रीजन्स ऑफ द और कॉजेज ऑफ द हाइपरटेंशन। नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगी क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स एंड देन हम एक क्लास की ड्रग्स को डिस्कस करेंगे दैट इज अ सेंट्रली एक्टिंग सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स, यानी कि बीटा ब्लॉकर्स को डिस्कस करेंगे और अल्फा ब्लॉकर्स को डिस्कस करेंगे, उनके मैकेनिज्म को किस तरीके से वो अपना एक्शन देते हैं। ओके सो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।